हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा पॉइंट 9th और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए सम्मिलित रूप से काम में आने वाला है। इसका हमने पार्ट फर्स्ट पहले देख ही लिया था, जिसमें आपको अणुसूत्र बनाने से संबंधित कुछ बातें बताई गई थी। इसी का ही सेकंड पार्ट आज हम और लेकर आए हैं, जिसमें हम अणुसूत्र के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि लेड नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या रहेगा। चार ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं। किस प्रकार से आप चयन करोगे कि हमारा चयन किया हुआ ऑप्शन सही जाए, तो उसके लिए आपको पहला वीडियो अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा और उसको लर्न भी करना पड़ेगा, और उसमें जो कंसेप्ट लागू हो रहे थे उन कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए आपको अणुसूत्र बनाना पड़ेगा। प्रथम प्रश्न में आपको दे रखा है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में आपको ये पहचान करनी है कि इस यौगिक के फॉर्मूले में कौन सा घटक धनायन के रूप में विद्यमान है और कौन सा घटक ऋणायन के रूप में विद्यमान है। तो हमने पहले पढ़ा था कि प्रथम घटक धनायन का होता है और द्वितीय घटक ऋणायन का होता है। इस प्रकार से हमारा लेड यहाँ पर पॉजिटिव आयन हो गया और नाइट्रेट हमारा यहाँ नेगेटिव आयन हो गया। नाइट्रेट का जो आयन है उसका फॉर्मेशन या उसका आयन का सूत्र हम लिखते हैं NO3- और लेड का होता है Pb2+। दोनों का आवेश नीचे उतारोगे, Pb पर 2 है, NO3 पर 1 है। आप इसके बाद में करते हो इनकी परमाणुकता का निर्धारण। परमाणुकता के निर्धारण से पहले आपको इन संख्या को सरल अनुपात में लिखना पड़ता है। 1 और 2 खुद सरल अनुपात में है, तो हम यहाँ पर इनकी परमाणुकता निर्धारित कर देंगे कि धनायन की जो संख्या है या धनायन का जो सरल अनुपात है वो ऋणायन की संख्या हो जाएगी, और ऋणायन का जो सरल अनुपात है वो धनायन की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बना PbNO3, और कोष्टक हम लगाएंगे और कोष्टक के बाहर 2 लगाएंगे। फॉर्मूला बोला जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। हमने पिछली क्लास में देखा था कि यदि कोई आयन बहु परमाणु युक्त हो और उसकी संख्या 2 या 2 से अधिक आती है, तो अणुसूत्र लिखते समय हम कोष्टक प्रयुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही सही इसका फॉर्मूला हो गया PbNO3 होल ट्वाइस। कौन सा रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रश्न संख्या 2 सेम इसी प्रकार से हल करेंगे। हमारे पास प्रश्न दिया गया है फेरिक ऑक्साइड का अणुसूत्र है। सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे कि प्रथम घटक धनायन का और द्वितीय घटक ऋणायन का। तो प्रथम घटक धनायक में आपको दे रखा है फेरिक शब्द, और फेरिक आयन का शाब्दिक अर्थ आप जानते हो कि Fe3+ होता है। ऑक्साइड का आप लोगों ने याद किया होगा, ऑक्साइड का आयन का रूप होता है O2-। दोनों की परमाणुकता सिद्ध करेंगे
किस प्रकार से करेंगे, इनका सरल अनुपात लेंगे। 2 और 3 खुद एक न्यूनतम सरल अनुपात में है, तो धनायन का अनुपात ऋणायन की संख्या हो जाएगी, ऋणायन का अनुपात धनायन की संख्या हो जाएगी, और हमारा इससे फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये ऑप्शन नंबर Fe2O3 ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3, कॉपर सल्फेट का अणुसूत्र बनाइए। सेम पिछले वाले की तरह ही इनका भी निर्माण करेंगे। कॉपर सल्फेट में धनायन और ऋणायन की पहचान कर लो। प्रथम घटक आपका धनायन हुआ, द्वितीय घटक ऋणायन हुआ। प्रथम घटक जो धनायन है वो कॉपर लिखा हुआ है, और कॉपर में मैंने आपको 2 केस बताए थे। एक तो Cu प्लस पोजीशन में, एक Cu2 प्लस पोजीशन में। Cu प्लस 1 पोजीशन को तो कहा था हमने असायन, ये हो जाएगा क्यूप्रस आयन, और ये हो जाएगा इक आयन, जिसको क्यूप्रिक आयन कहते थे, और क्यूप्रिक आयन ही कॉपर कहलाता है। इसी क्यूप्रिक आयन को ही कॉपर कहते हैं, तो कॉपर के लिए हमारे पास आयन हो गया Cu2+। सल्फेट का हम जानते ही हैं SO4 2-। सरलीकृत करोगे इसका आवेश, तो सरलीकरण के फलस्वरूप दोनों का चार्ज सेम है, अनुपात 1:1 हो जाएगा, और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा CuSO4। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ऐसे ही आप प्रश्न संख्या 4 मैग्नीशियम क्लोराइड का खुद बनाकर देखना। फॉर्मूला इसका रहेगा MgCl2। FeO का रासायनिक सूत्र है, इसका नाम बताना है आपको प्रश्न संख्या 5 में कि क्या नाम है। अणु सूत्र लिखा हुआ है FeO। ध्यान रखना, यदि आपके पास कोई भी अणु सूत्र दे रखा है तो उस अणु सूत्र में आपको आयंस निकालने आने चाहिए। आयंस की शर्त वही है कि हम जानते हैं कि प्रथम घटक धनायन का रहेगा और द्वितीय घटक ऋणायन का। इस प्रकार से हम एक बात कह सकते हैं कि Fe प्लस में आवेश है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का आवेश है। लेकिन इन दोनों की बात करें तो हमको दोनों में केवल ऋणायन का पता होना चाहिए। ऋणायन ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का हम जानते हैं माइनस का 2 चार्ज होता है। 2 माइनस का चार्ज ऑक्सीजन का होता है। फिलहाल हमारे पास जो सूत्र लिखा हुआ है वो उदासीन फॉर्मेट में है, FeO 0 है। यदि यहाँ पर माइनस की 2 है तो Fe के ऊपर भी 2 प्लस के आएंगे, तभी ये मान पूरा 0 होगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमारा हो गया FeO, जिसमें Fe की +2 पोजीशन है, ऑक्सीजन की -2 पोजीशन है, और Fe की कैटेगरी में हमने 2 केस बताए थे। एक केस है Fe2+ का, और एक केस है Fe3+ का। 2+ केस को हमने असाइन, न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक, उच्चतम ऑक्सीकरण अंक को हम इक आयन। इस प्रकार से हमारा ये हो गया ये हो गया हमारा फेरस आयन, और ये हो गया हमारा फेरिक आयन। Fe2+ को फेरस आयन कहेंगे, Fe3+ को हम फेरिक आयन कहेंगे। ध्यान रखना, फेरस आयन को ही हम जनरली आयरन सेकंड के नाम से भी बोल सकते हैं। तो हमारा ये नाम हो गया इसका फेरस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 6, AgBr का रासायनिक नाम क्या है। AgBr में आप वही पहचान करोगे, एक घटक धनायन और एक घटक ऋणायन का, तो प्रथम घटक धनायन, द्वितीय घटक ऋणायन। और हम जानते हैं ब्रोमीन का जो चार्ज होता है वो सिंगल माइनस में होता है, और उसको हमने ब्रोमाइड कहा था। आइड शब्द जुड़ता है नेगेटिव में। ये सिंगल चार्ज में है तो Ag भी सिंगल पॉजिटिव चार्ज में रहेगा।
इस Ag को बोला जाता है सिल्वर। तो ये नाम हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे एक प्रश्न और दिया गया है, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है? सीधा सा देख लेना। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2ON। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जितने कार्बन होते हैं उतने ही जल के अणु रहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स की तीन कैटेगरी होती है। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक ओलिगोसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण दे रखा है यहाँ पर ग्लूकोज। इसकी संरचना पर हम नहीं जाएंगे, हमको केवल इसका अणुसूत्र याद रखना है कि ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। प्रश्न संख्या 2। ये कुछ इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ मिल सकता है कि कार्बन 6 है और H2O 6। दोनों फॉर्मेट बिल्कुल सही है। अब एग्जाम में ऑप्शन या तो ये मिल सकता है आपको, या फिर ये मिल सकता है। इस फॉर्मूले का भी शाब्दिक अर्थ है कि कार्बन जैसे यहाँ पर 6 है, हाइड्रोजन 2 अंदर दे रखे हैं, 6 बाहर लिखे हुए हैं, तो 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 12 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 दे रखी है, इस 1 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई। ओवरऑल आपका फॉर्मूला हो गया कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन की संख्या 6। ये जो हमारा अणुसूत्र हुआ ये ग्लूकोज का हुआ। अब अणुसूत्र के रिगार्डिंग आपको और कुछ सामान्य शब्द दे रखे हैं, जिसमें मैंने परिभाषा लिखी है। परिभाषा के साथ साथ कुछ के नाम भी लिख रखे हैं, जो कक्षा 9th और 10th इसी के साथ साथ कंपटीशन क्लासेज में भी बहुत बार ये तथ्य बताया जाता है, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न मैच भी हो जाते हैं। अणुसूत्र की क्या परिभाषा होती है? तो अणुसूत्र को एक तो हम यौगिक कहते हैं। कोई भी आपके पास यौगिक है, उस यौगिक में तत्व उपस्थित रहेंगे, और उन तत्वों में परमाणु की यदि वास्तविक संख्या बता दी जाए तो उस वास्तविक संख्या को बताने का केस जो बन रहा है वो हमारा अणुसूत्र का बन रहा है। इसी अणुसूत्र को जनरली आणविक सूत्र भी कहा जाता है। आणविक सूत्र जनरली यहाँ पर दे रखा है। पहला उदाहरण C6H12O6 ग्लूकोज का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O जल का, CH4 मैथेन जिसको प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। एक टॉपिक और है जो 9th क्लास में लगता है, मूलानुपाती सूत्र का। ध्यान रखना, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र या आणविक सूत्र दोनों को यदि एक साथ अध्ययन करते हैं तो थोड़ा इजी समझ में आ जाता है। मूलानुपाती सूत्र का शाब्दिक अर्थ है कि कोई भी आपने जो अणुसूत्र लिखा है उस अणुसूत्र में जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या आपके द्वारा लिखी गई है उन वास्तविक संख्याओं का एक सरल अनुपात ले लो। यदि वास्तविक संख्याओं का एक सरल अनुपात हम लिख देंगे तो प्राप्त सरल अनुपात का जो केस है वही हमारा मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यदि इसका सरल अनुपात करेंगे तो देखिए, कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन की संख्या, इनका एक सरल अनुपात हो सकता है, और सरल अनुपात मिलेगा कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन 1 मिलेगा। इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि हमारे पास इसका मूलानुपाती सूत्र मिला CH2O। ऐसे एक दे रखा है पोटास एलम का, जिसको फिटकरी कहा जाता है। फिटकरी के फॉर्मूले में दो लवण आपस में संयुक्त है। एक है पोटेशियम सल्फेट का लवण, पोटेशियम सल्फेट जिसका अणुसूत्र आप जानते हो K2SO4 बनेगा। एक एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनता है Al2SO4 होल थ्राइज, और 24 जल के अणु उनके साथ क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं तो हमारा अणुसूत्र बनता है फिटकरी।
इस फिटकरी के अणुसूत्र को कुछ हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ऋणायन तो सेम है दोनों में, सल्फेट और सल्फेट, लेकिन धनायन परमाणु अलग अलग है। इसकी कैटेगरी कहलाती है एक प्रकार से, ये है द्विक लवण। और द्विक लवण का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि दो सरल लवणों से मिलकर बना हो, लेकिन शर्त क्लियर होनी चाहिए। दो साधारण लवणों से मिलकर बना यौगिक द्विक लवण कहलाता है, जिसमें धनायन परमाणु तो हो अलग अलग, लेकिन ऋणायन परमाणु हो सेम सेम, उसी को कहा जाता है द्विक लवण। तो यहाँ पर धनायन परमाणु के तौर पर पोटेशियम और एल्यूमिनियम अलग अलग है, लेकिन ऋणायन परमाणु सल्फेट SO4 सेम है। इस प्रकार से हमने इसकी व्यवस्था ऐसी भी बना सकते हैं कि पोटेशियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, SO4 4 हो गए और 24 जलकण हो गया। यदि प्रत्येक की वास्तविक संख्या को हम देखें तो 2, 2, 4 और 24 मिल रहा है। इस संख्या का एक सरल अनुपात मिल सकता है कि पोटेशियम 1, एल्यूमिनियम 1, सल्फेट 2 और H2 12। तो ये जो फॉर्मूला है ये मूलानुपाती सूत्र हो गया पोटास एलम का। कभी कभार क्या होता है, प्रश्न में जो अभ्यासद प्रश्न आता है, अभ्यासद के प्रश्न में या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में फिटकरी के फॉर्मूला ये न देकर, वास्तविक संख्या वाला न देकर मूलानुपाती सूत्र वाला दे दिया जाता है, तो मूलानुपाती सूत्र को फिर सही समझा जाता है। क्या याद रखोगे आप यहाँ पर एक बात और लर्न करोगे। एक संबंध बताया गया है कि आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है। आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में यदि संबंध देखा जाए तो आणविक सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। ये n का डाटा किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो n बराबर होगा आणविक सूत्र का द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। यदि आणविक सूत्र का द्रव्यमान और मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान आपको दिया जाए तो आप जनरली n निकाल सकते हो। कुछ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि कोई हमारे पास मिक्सचर है, उस मिक्सचर का आणविक सूत्र का जो द्रव्यमान है वो 180 ग्राम है, और उस मिश्रण में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो अनुपात बताया गया 1:2:1। तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। यदि इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला काम में आएगा। इस फॉर्मूले के लिए हम पहले n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए हमारे पास आणविक सूत्र का द्रव्यमान और मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको अनुपात दे रखा है ये अनुपात मूलानुपाती सूत्र का ही दे रखा है। तो आप कह सकते हो कि आपके पास मूलानुपाती सूत्र हो गया CH2O, और इस CH2 का द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन 1 है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन का 12 ग्राम वजन होता है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा तो दो हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम वजन होता है। इस प्रकार से ये टोटल जो वजन हुआ है इनका, ये हुआ है 30 ग्राम। तो मूलानुपाती सूत्र का आपको द्रव्यमान मिला 30 ग्राम। प्रश्न में आपको यौगिक का आणविक सूत्र द्रव्यमान 180 ग्राम दिया गया है। आप इसको हल करोगे तो n का मान 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 में 30 का भाग देंगे तो n का मान आपको 6 मिल गया। n की जगह आप 6 रखोगे। मूलानुपाती सूत्र आपका CH2O है, दिया गया है प्रश्न में, तो 6 की संख्या CH2O से गुणा करेंगे तो हमारे पास आणविक सूत्र प्राप्त हो जाएगा कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं।
आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र की रिगार्डिंग कक्षा 9th और 10th का स्टैंडर्ड यहीं तक है। इसकी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हम नहीं करेंगे यहाँ